Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is जार्ज पंचम की नाक। आपके कृतिका बुक से बेटा यह आपका दूसरा पाठ है जिसके लेखक है कमलेश्वर। कमलेश्वर नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। ये सुविख्यात रचनाकार कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में हुआ। बचपन में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इनकी मां वैष्णव संस्कारों की महिला थी। मैनपुरी से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से एमए हिंदी में पास किया। पत्रकारिता से भी इनका विशेष लगाव रहा है। नई कहानी, सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर का संपादन कमलेश्वर ने बहुत ही कुशलता के साथ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इन्होंने अनेक परिचर्चाओं में भाग लिया। जीवन के कुछ वर्ष इन्होंने मुंबई की फिल्मी दुनिया में व्यतीत किए। वहाँ इन्होंने अनेक फिल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों की पटकथा एवं संवाद लिखे। इनकी कहानियों में कस्बे मैनपुरी, इलाहाबाद, दिल्ली और बम्बई जैसे महानगर का रंग स्पष्ट उभरा है। इनका 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। कमलेश्वर जी की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, खोई हुई दिशाएं, काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, कितने पाकिस्तान, खंडित यात्राएं, अपनी निगाह में आदि। अब बात करते हैं अपने पाठ के बारे में कि जार्ज पंचम की नाक। यह एक व्यंग्य रचना है बेटा, जिसमें व्यंग्य के माध्यम से लेखक हमें बताता है कि किस प्रकार हम अपने मान सम्मान को भूल गए थे। कि जार्ज पंचम एक अंग्रेज़ अधिकारी हैं जिसने भारत पर काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था और भारतीयों पर अत्याचार किए थे, उन्हें गुलाम बनाकर रखा था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जब इंग्लैंड की रानी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, सारे देश के अखबार इस शाही दौरे की खबरों से भरे हुए थे। लंदन से उड़ने वाली हर खबर यहाँ सुर्खियों में दिखाई देती थी। अर्थात पहले दिन लंदन के अखबारों में वह खबर छपती थी, अगले दिन भारत में भी वही खबर छपती थी। इस दौरे के लिए सभी उत्साहित थे। रानी एलिजाबेथ 3 देशों के दौरे पर निकली थी, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल थे। इस व्यंग्य रचना के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है कि सबका अहम उन्हें ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहता है और अपने अपने नाक को, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए सभी लगे रहे थे। जार्ज पंचम की नाक, नाक का अर्थ होता है बेटा कि मान सम्मान, इज्जत, कि सब अपने इज्जत और मान सम्मान को बचाने में लगे हुए थे। कि महारानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर निकली थी। 3 देशों का दौरा था, जिसमें पहला देश हिंदुस्तान था। सभी अखबार की या सबकी निगाहें उनकी छोटी छोटी बातों पर टिकी हुई थी। वहाँ का दर्जी इस बात से परेशान था कि महारानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेंगी। उसका ऐसा करना जायज़ भी था। रानी एलिजाबेथ कोई साधारण महिला नहीं थी, वह इंग्लैंड की महारानी थी। उनकी वेशभूषा तैयार करने का दायित्व दर्जी पर था। उसे यह निर्णय करना था कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर कौन कौन सी वेशभूषा पहनेगी। उसे यह भी सोचना था कि रानी की वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए जिससे उनकी आन बान शान बनी रहे। इसलिए दर्जी का परेशान होना जायज़ था। रानी ने 400 पौंड खर्च करके हल्के नीले रंग का रेशमी सूट बनवाया था, जिसकी खबर भी अखबारों में छपी थी। रानी की जन्मपत्री अर्थात जन्म से लेकर और उनके पुत्र प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें तक छापी गई थी। उनसे जुड़ी प्रत्येक बात को अखबारों ने दर्शाया था। दिल्ली में तो शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी।
वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई, इमारतों को सजाया गया, संवारा गया। पर एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। कि जॉर्ज पंचम जो एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनकी मूर्ति अंग्रेजी शासन के समय ही इंडिया गेट के सामने बनाई गई थी और अब उस मूर्ति पर नाक नहीं थी। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मूर्ति को लेकर आंदोलन किए थे। कई प्रस्ताव पास हुए थे कि जब महारानी दौरे पर आने वाली थी तो राजनीतिक पार्टियां कुछ पक्ष में थी और कुछ विपक्ष में। कुछ पार्टियां चाहती थी कि मूर्ति को ही हटा दिया जाए, लेकिन कुछ थे जो इसके पक्ष में थे कि जहाँ है जैसी है वैसी ही बनी रहे। अपने अंग्रेज़ अधिकारी की मूर्ति को देखकर महारानी को खुशी मिलेगी। अनेक भाषण दिए गए थे और गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कि कुछ लोग चाहते थे कि मूर्ति को हटाकर या उसकी नाक को हटाकर उनको बताया जाए कि उनका यहाँ कोई सम्मान अब नहीं बचा है। लेकिन कुछ उसके विपक्ष में भी थे, वो चाहते थे कि मूर्ति जहाँ है और नाक जैसी है वैसी ही बनी रहे। कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। सरकार ने जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए थे, पर हादसा हो ही गया, अर्थात आंदोलनकारियों ने मूर्ति पर से नाक को हटा दिया था। इंडिया गेट के सामने नाक को हटाने से उनकी बेइज्जती होती, इसीलिए नाक को मूर्ति से आंदोलनकारियों ने हटा दिया था। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट मीन्स मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, पर मूर्ति की नाक चली गई थी। अब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ति पर नाक न हो तो परेशानी तो होनी ही थी, क्योंकि वो क्रोधित हो जाती कि अब मेरे अंग्रेज़ अधिकारी की मूर्ति पर नाक नहीं है। देश की भलाई चाहने वाले जैसे बड़े बड़े नेता और अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में उपस्थित सभी इस बात से सहमत थे कि लाट अर्थात मूर्ति पर नाक होनी चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी, अर्थात महारानी क्रोधित हो जाएंगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे हुए और तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। मूर्तिकार एक लालची व्यक्ति था। पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी गई, पर वहाँ से इस बारे में कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति पर लगा था। अधिकारियों से आज्ञा मिल गई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, पर कुछ दिनों बाद खाली हाथ वापस लौट आया। उसे वैसा पत्थर प्राप्त नहीं हुआ। उसने कह दिया कि वह पत्थर विदेशी था। मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी थी, यदि उनमें से किसी एक की नाक मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सबकी सहमति से ऐसा ही करने की आज्ञा दे दी, पर साथ ही सावधान रहने की बात समझा दी ताकि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। मूर्तिकार ने फिर देश भर का दौरा किया। संपूर्ण भारत में मूर्तिकार घूम कर आया। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी जहांगीर, गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि सभी मूर्तियों को भली भांति देखा, जांचा परखा। वह देश के प्रत्येक कोने में गया, सभी के नाक की नाप ली,
पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। किसी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल नहीं खाई। वे इस बात पर फिट नहीं बैठती थी वे इस मूर्ति पर फिट नहीं बैठती थी। इस बात से बड़े अधिकारियों में खलबली मच गई। अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं लगी तो रानी के स्वागत का कोई मतलब नहीं था। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि बिहार सचिवालय के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियां बनी हुई है तो उनकी नाक का नाप भी लिया जाए। अधिकारियों ने उसे आज्ञा दे दी। मूर्तिकार ने जाकर बच्चों की नाक का नाप लिया, लेकिन बच्चों की मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं बड़ी निकली। मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया, एक ऐसा सुझाव जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए था। देश की 40 करोड़ जनता में किसी की भी जिंदा नाक काट कर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुए, पर मूर्तिकार को इसकी इजाज़त भी दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट मूर्ति पर नाक लग गई है, जो कतई पत्थर की नहीं लगती। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब अर्थात बदबू निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख न जाए, वह तरोताज़ा बनी रहे। वह दिन आ गया जब अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी। किसी की कोई खबर अखबार में नहीं थी, कोई चित्र नहीं था। ऐसा लगता था जैसे जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी, किसी की नाक नहीं बची थी। जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटवाने को क्यों तैयार रहते हैं। ये सार था बेटा। अब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है कि हमारा देश चाहे पिछले अनेक वर्षों से स्वतंत्र हो चुका है, पर यहाँ आज भी मानसिक गुलामी का भाव विद्यमान है। सरकारी तंत्र अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा करने की अपेक्षा उन विदेशियों के तलवे चाटने की इच्छा रखता है जिन्होंने लंबे समय तक देशवासियों को अपने पैरों तले कुचला था, परेशान किया था और देशभक्तों को अपने जुल्मों का शिकार बनाया था। सरकारी तंत्र अपनी जनता और देश की मान मर्यादा से अधिक चिंता उस पत्थर की नाक की थी जिसे आंदोलनकारियों ने अपने गुस्से का शिकार बना दिया था। इससे सरकारी तंत्र की दूरदर्शिता, संकुचित सोच और जनता के पैसे के अपव्यय के साथ साथ अखबारों में छपने की तीव्र इच्छा प्रकट होती है कि उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। उनकी गुलाम मानसिकता किसी भी दृष्टि से सराहनीय नहीं कही जा सकती। उनकी ऐसी मानसिकता गुलाम मानसिकता का बोध कराती है कि वे उस अधिकारी की नाक के लिए चिंतित थे जिसने भारतीयों को गुलाम बनाया और अपमानित किया था। अगला क्वेश्चन, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? कि दर्जी की परेशानी उसकी अपनी दृष्टि से तर्क संगत थी। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करना चाहता है ताकि वह दूसरों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा को सहज रूप से बटोर सके। एलिजाबेथ उस देश की रानी थी जिसने उन देशों पर राज्य किया था जहां वह दौरे के लिए पधार रही थी। हर व्यक्ति की दृष्टि में पहली झलक शारीरिक सुंदरता और वेशभूषा की ही होती है और उसी से वह बाहर से आने वाले के बारे में अपने विचार बनाने लगता है। इसीलिए दर्जी रानी के लिए अति सुंदर और उच्च स्तरीय वस्त्र तैयार करना चाहता था। उसकी परेशानी तर्क संगत और सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? कि
नई दिल्ली के काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। सड़कों को नया बनाया गया होगा। सेकंड, सड़कों के किनारे सुंदर सुंदर पेड़ लगाए गए होंगे। बाग बगीचों में फव्वारे और हरी घास लगवाई गई होगी। सरकारी इमारतों की मरम्मत और रंग रोगन कराया गया होगा। पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंध किए गए आदि अनेक कार्य दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए किए गए होंगे। अगला प्रश्न है बेटा, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों को पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? कि हम नहीं समझते कि इस प्रकार की पत्रकारिता समय व धन की बर्बादी के अलावा कुछ दे सकती है। इस प्रकार की पत्रकारिता निम्न कोटि की होती है क्योंकि इसमें विशेष लोगों के खान पान की तथा पहनावे की चर्चा होती है। महान व्यक्तियों के पालतू जानवरों तथा नौकरों के बारे में इन पत्रिकाओं में लिखा जाता है। इस प्रकार के लेख राष्ट्रीय पत्रिकाओं में न छपकर मनोरंजन पत्रिकाओं में छपे अच्छे लगते हैं। इस तरह की पत्रकारिता से देश को विशेष लाभ नहीं होता। खैर, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता व युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती है। लोग अपने बजट की सीमाओं को पार करके रहन सहन के लिए तथा फैशन के लिए अधिक खर्च करते हैं। किशोरावस्था के लड़के लड़कियां अपनी शिक्षा की ओर ध्यान न देकर फैशन की ओर ध्यान देने लगते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता बाहरी दिखावे के लिए होती है। युवा पीढ़ी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? कि जॉर्ज पंचम की लाट मूर्ति पर की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित प्रयत्न किए। मूर्तिकार ने उस पत्थर की तलाश की जिस तरह के पत्थर से मूर्ति बनाई गई थी। सेकंड, उसने भारतीय नेताओं की मूर्तियों से उसका नाप ढूंढा था। बिहार सचिवालय के सामने सन 1942 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों में नाक का नाप ढूंढा, परंतु वैसी नाक का न मिलने पर जिंदा नाक लगाने के लिए उनकी खोज में निकल पड़ना आदि प्रयत्न मूर्तिकार ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूद व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। यह क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, ढूंढना है पाठ को पढ़कर और स्वयं करना है। इसका मुख्य जो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा से भी संबंधित है बेटा, वह कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? बताइए। कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक, द्योतक मीन्स प्रतीक या सूचक है। यह एक व्यंग्य रचना है। नाक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है और प्रस्तुत पाठ में सभी अपनी अपनी नाक को बचाने में लगे हुए थे। सब अपनी नाक को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते थे। जिस प्रकार जैसे महारानी एलिजाबेथ विशेष प्रकार के वस्त्र तैयार करवा रही थी, वहीं दर्जी उनकी वेशभूषा को लेकर चिंतित था ताकि उसकी नाक बनी रहे। अधिकारी अपनी नाक की चिंता में थे। लेकिन यहाँ लेखक यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि जॉर्ज पंचम की नाक कट जाने का अर्थ उसकी प्रतिष्ठा का धूल में मिल जाना है। यह दोनों देशों के लिए परेशानी का कारण बन गया। इस व्यंग्य में नाक ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और भारत नाक का कट जाना ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और भारत पर खतरे का प्रतीक है। पाठ में यह सत्य भी उद्घाटित हुआ है कि भारत के नेताओं, शहीदों और बच्चों सभी की प्रतिष्ठा हमारे लिए विदेशियों से कहीं बढ़कर है। उन्होंने हमारे देश पर शासन किया, परंतु हमारी आत्मा पर भारत माता का शासन और हमेशा रहेगा। यही वजह है कि उनकी नाक इतनी छोटी है कि कहीं नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? मुख्य प्रश्न है बेटा ये भी। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता और किसी भी भारतीय बच्चे की नाक भी फिट न होने की बात से लेखक यह संकेत करना चाहता है कि भारत का
भारत के नेता या बच्चों का सभी का सम्मान, मान मर्यादा आदि अंग्रेज़ों से बढ़कर है, ना कि यहाँ प्रतिष्ठा का सूचक है। भारत के बच्चे की प्रतिष्ठा भी जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा और मान सम्मान से कहीं बढ़कर है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर बच्चे की नाक का फिट न बैठना बच्चे का सम्मान जॉर्ज पंचम से बढ़कर होना दर्शाता है। भारत यहाँ इसलिए ऐसा कहा है लेखक ने क्योंकि भारतीय बच्चे भी अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर सकते हैं और अपने देश के लिए शहीद हो सकते हैं। इसीलिए बच्चे की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं बढ़कर है। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया कि अखबारों ने प्रस्तुत किया कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा उन्होंने किसी समारोह, स्वागत या उल्लास उत्साह की कोई खबर प्रकाशित नहीं की क्योंकि यह उनका मूक विरोध था। इससे वह नाराज थे कि मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, यह भी मुख्य प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? कि इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि आज़ाद भारत में सब कुछ था लेकिन भारतीय अधिकारियों में आत्मसम्मान नहीं था। जॉर्ज पंचम ने भारत व भारतीयों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, उन पर अत्याचार और जुल्म किए थे, उन्हें गुलाम बनाकर रखा था। फिर भी अब हम उन अंग्रेज़ अधिकारियों की चमचागिरी में लगे हैं, उन्हीं के तलवे चाटने में लगे हैं। अपने आत्मसम्मान को बुलाकर हम उन्हीं के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा कि नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले दिन अखबार चुप क्यों थे? कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे क्योंकि उन्हें मूर्ति पर जिंदा नाक लगाना बहुत बुरा लगा था। वे इसका विरोध अपने ढंग से कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने उस दिन अखबार में किसी तरह की कोई अन्य खबर नहीं छापी थी। और दूसरी तरफ यदि वे ये खबर आम जनता तक पहुंचा देते तो देश में हंगामा हो जाता, हड़कंप मच जाता। इसीलिए उन्होंने कोई खबर न छापकर मूक रूप से अपना विरोध प्रदर्शित किया था।